हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ की, जो आती है हमारे क्लास 12th के चैप्टर 7 में। और इस चैप्टर में ही हम जो है क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो टर्शरी एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्जर पोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, जहां पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को डिस्कस किया है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा करनी प्रेफर करते थे। इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटीज। बट जैसे ही डेवलपमेंट होती है तो जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर हैं वो प्राइमरी टू टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में। एंड टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो प्रोडक्शन क्या था? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो हमारी थी सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन हुई है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो मेन जो हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज हैं उनका मेन प्रोविजन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, दैट आर कंज्यूम्ड। कोई भी ऐसी सर्विस जो डायरेक्टली जो है किसी के काम आ सके कंजप्शन के। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो जो भी उनकी जो आउटपुट होगा, अब एक जो इंडस्ट्री हमने लगाई उसका आउटपुट जो होगा वो रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस्ड गुड होगा जिसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली जो इसका आउटपुट है वो मेजर होगा उनके वेजेस और उनकी सैलरीज को लेकर। टर्शरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रेदर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन को देखा जाए, यहाँ पर उनका कमर्शियल आउटपुट भी देखा जाएगा कि उनकी जो डिमांड है या उनकी सेल है वो कैसे की जा रही है कमर्शियल बेसिस पे। तो टर्शरी एक्टिविटी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो किन टाइप्स की टर्शरी एक्टिविटीज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट उसमें हमारे पास आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि ट्रेड जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। क्योंकि प्रोड्यूस कहाँ पर हुई, वो मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी हुई वो सेकेंडरी एक्टिविटीज के वर्कर्स ने की। बट अब क्या हुआ, उसको फैक्ट्री में नहीं रख सकते, उसको ट्रेड करना पड़ेगा, उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। कि कोई भी चीज को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एट द एंड उसका हमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो बेस्ट चाहिए होता है ताकि हम प्रॉफिट बना सके। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्कर्स टेक प्लेस आर नोन एज द ट्रेडिंग सेंटर्स। कि जहां पर भी ये टाइप के वर्कर काम करते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्केल हैज प्रोड्यूस्ड मेनी सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज ट्रेडिंग सेंटर्स और कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अगर आपको पता हो कि जो हमारा एंशियंट, जो हमारा प्रिमिटिव टाइम था ट्रेड का, वहां पर हम क्या एक बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब हम किसी एक चीज के बदले में दूसरी चीज ले लेते थे। कि अगर एक फार्मर को अपना वीट बेचना है बट उसको उसके लिए वुड चाहिए किसी भी जगह से अपने घर को बनाने के लिए या किसी भी कुकिंग वगैरह के लिए, अगर उसको वुड चाहिए तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढता था जिसके पास जो रिक्वायरमेंट हो वो वीट की हो, कि उसको वीट चाहिए लेकिन उसके बदले में उसके पास जो वुड है वो उससे कोई ले ले। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता था कि जो वुड वाला है, जिसके पास वुड है, वो इसके पास जाएगा एक्सचेंज के लिए कि तू मुझे अपनी वीट दे दे एंड आई विल प्रोवाइड यू वुड फॉर कुकिंग पर्पस। तो यहाँ पर क्या होता था, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। कि जब आप एक सामान के बदले दूसरे सामान को जो है एक्सचेंज कर लोगे। बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि अगर आपके पास वीट है, आपको वीट का सेल करना है कि एक्सचेंज में किसी भी चीज़ के, और आपको वो पर्सन ही नहीं मिल रहा, कि किसी को उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, इस इंसान के पास ये सामान जो है या तो वेस्ट हो जाता था या इसकी रिक्वायरमेंट जो होती थी वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। मार्केटिंग सेंटर्स में भी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। क्योंकि रूरल और अर्बन सेंटर जो है, रूरल क्या होते हैं, जो विलेजेस या स्मॉल टाउन्स होते हैं। अर्बन जो होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अलग होती है और इनके जो क्राइटेरिया हैं सेंसस
के अकॉर्डिंग वो भी बहुत अलग होते हैं। एक अर्बन एरिया को अर्बन होने के लिए कुछ एक क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है टू बिकम अ अर्बन एरिया। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में क्या होता है, कार्टर टू नियर बाय द सेटलमेंट्स, ये जो हमारे सेंटर्स होते हैं मोस्टली सेटलमेंट्स के पास में होते हैं। एंड दीज आर कॉसी अर्बन सेंटर्स, ये बहुत ज़्यादा बड़े सेंटर्स नहीं होते हैं और जो अर्बन एरियाज हैं अर्बन सेंटर्स हैं उनके ऑपोजिट होते हैं। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर टू द मोस्ट ऑफ द रेडिमेंट्री टाइप। हेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि बहुत ही छोटे स्केल पर ट्रेडिंग की जाती है और ये सेंटर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक पर्सनल और प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। दीज फॉर्म लोकल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, तो बहुत ही छोटे स्केल पर जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाते हैं गुड्स को, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन सेंटर्स में वो भी बहुत स्मॉल स्केल पे की जाती है। एंड मोस्ट ऑफ दीज है मंडीज। तो अगर आपने ये होलसेल मार्केट्स का नाम सुना होगा, मंडी आपके नियर बाय कोई भी ऐसी मंडी होती है जहाँ पर होलसेल रेट्स पे जो है आपको वो सारे गुड्स प्रोवाइडेड होते हैं। एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज, तो जो ये होलसेल मार्केट्स होती हैं वो इन रिटेलिंग एरियाज को जो है अपने गुड्स जो है वो होलसेल रेट्स पे जो है प्रोवाइड करती है। दे आर इसी का सेकंड टाइप हमारे पास है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, है मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज, क्योंकि अर्बन एरियाज में है यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो एक ट्रांसपोर्ट होगा वो अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी अच्छी होंगी। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। तो अगर आप लैपटॉप की डिमांड देखो तो लैपटॉप की डिमांड जो होगी वो किसी न किसी अर्बन एरिया में है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। या कोई भी ऐसी चीज़ की डिमांड जो हमारे अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है, जैसे एसी या हमारे पास है हमारे ये वॉशिंग मशीन्स, तो रूरल एरियाज में क्या होता है ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैनुअली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में जो कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जो इंगेजमेंट है लोगों की वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ में है, इस वजह से इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैनुअली उन सारे काम को कर सकें, इसलिए ये क्या करते हैं मशीनरी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे जो डिमांड है रूरल टू अर्बन एरियाज या हमारे जो सारे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट होती है। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड मार्केट्स टू डेवलप। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो मार्केट के पास होनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है स्पेशलाइज्ड मार्केट जो है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट Professionals such as teachers, lawyers, consultants, physicians, dentists and veterinary doctors are also available। तो जिस तरीके की वहाँ पर डिमांड होगी उसी हिसाब से वहाँ पर जो है उन्हीं टाइप के लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। जो प्रोफेशनल एक स्किल्ड बेस्ड जो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो ज़्यादातर अर्बन मार्केट्स में हमें देखने को मिलेगी। में हम नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारे पास है रिटेल ट्रेडिंग। दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। तो फर्स्ट हमारे पास होता है होलसेल, जहां पर जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं किसी भी एक फैक्ट्री से। अब ये क्या होगा, जो फैक्ट्री है वो एक लो प्राइस में जो है अपना होलसेल वाले को जो है वो अपना गुड्स जो है वो सेल कर देगी। उसके बाद क्या होगा, होलसेल से जो है वो रिटेलर आकर लेगा और रिटेलर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को जो है वो सेल कर देगा। तो ये एक चेन होती है जिसमें जो गुड्स हैं फैक्ट्री से डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं आते। यहाँ क्या होता है, एक चेन बन जाती है कि जो फैक्ट्री है फैक्ट्री से पहले जो है वो होलसेलर खरीदेगा, उसके बाद रिटेलर, एंड देन कंज्यूमर विल कंज्यूम दैट गुड। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स ऑलरेडी डिवोटेड टू सेलिंग। तो कुछ जो ऐसे रिटेलर्स होते हैं उनकी परमानेंट एक फिक्स जगह होती है जहां पर वो ये सारे गुड्स जो है वो सेल करते हैं। स्ट्रीट पे हमारे पास है होलसेल ट्रेडिंग, इसमें जो है बल्क बिजनेस किया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चरर से जो है वो डायरेक्टली जो है वो बल्क में जो सामान को उठाया जाता है। जो होलसेलर ट्रेडर होता है वो बहुत बल्क में जो है इकट्ठे गुड्स ले लेता है किसी भी एक मैन्युफैक्चरर से, उसकी फैक्ट्री से, और वो रिटेलर से जो है वो डायरेक्टली डील कर अपने एक रेट्स बनाकर रिटेलर स्टोर्स को जो है वो अपना सामान बेच देता है। एंड होलसेलर ऑफर एक्सटेंड to retail stores to such an extent that the retailer operates very largely on the wholesaler's capital। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो डील है वो बहुत लार्ज अमाउंट में की जाती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी भी चेन स्टोर है, किसी भी एक स्टोर की चेन है, तो होलसेलर जो है उसको जो कम रेट में और ज़्यादा अमाउंट का जो है
गुड्स दे देगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर वो खरीद रहा है तो उसको कम रेट्स में बहुत सारा जो है वो जो गुड्स हैं वो मिल जाएंगे। हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो और जो फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय विच पीपल मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जहाँ पर जो लोग हैं या हम किसी भी मटेरियल्स की बात करें या मैन्युफैक्चर गुड्स की बात करें, उनको ईजिली हम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इस सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैंस बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे पास बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम में एक पर्सन को दूसरे पर्सन को ढूंढना पड़ता था अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड्स। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन में हम कहीं पर भी बैठ के, इंडिया में बैठ के अमेरिकन शूज या मोबाइल्स का भी जो है वो मजा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी जो है बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स और टू कंट्रीज जो है या टू रीजन्स में बहुत अच्छी हो चुकी है। Distance can be measured as the kilometer distance or actual distance or route length or time distance और time taken to travel on a particular route। तो सबसे पहले अब अगर हम किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें तो ये 3 टाइप के डिस्टेंस है, जिसमें किलोमीटर डिस्टेंस जो है इसका मीनिंग है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ इन किलोमीटर्स की। जो आपका एक्चुअल हमारे पास लेंथ है उस पूरे रूट की, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अगर ये 40 किलोमीटर्स है, ये इसका एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो मेजर करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी में है हमारे पास टाइम डिस्टेंस। तो टाइम डिस्टेंस में क्या होगा कि कितना टाइम जो है इन ए टू बी पॉइंट में हमें जाने में लगेगा। अगर ये 2 आवर्स है तो इसका टाइम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 आवर्स टू पर्टिकुलर पॉइंट। और थर्ड हमारे पास जो है वो है कॉस्ट डिस्टेंस। अब कॉस्ट डिस्टेंस में क्या होता है कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है पॉइंट ए टू बी ट्रेवल करने में। अगर कोई भी गुड्स को हमने ए टू बी पॉइंट ट्रेवल कराना है, ट्रांसपोर्ट करना है, अगर उसके 250 जो हैं वो हमारे शिपिंग चार्जेस हैं, इट मीन्स जो उसका कॉस्ट डिस्टेंस है इंक्लूडिंग दैट गुड, तो वो जो हमारी 250 हो जाएगी वो हो जाएगी कॉस्ट डिस्टेंस की। यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने की क्या कॉस्ट होगी। Chron lines are drawn on a map to join places equal in terms of time taken to reach them। अब हमारे पास आइसोक्रोन लाइंस कौन सी होती हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी हम इनको जो है मैप पर ही प्लॉट कर सकते हैं, हम इनको एक्चुअल जो हमारे रोड्स पे हैं वो हम नहीं लाइंस नहीं बना सकते। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। और इनसे क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें ये हमारी फैक्ट्री है और यहाँ से यहाँ हमें डायरेक्टली 10 आवर्स लगते हैं उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के, वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर हमें 10 आवर्स लगते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो लाइन होगी ये आइसोक्रोन लाइन इन्हीं सारे एरियाज को ज्वाइन करेगी जो सेम टाइम शो करते हैं। अगर यहाँ पर सारे एरियाज जो हैं वो क्योंकि पास हैं इंडस्ट्री के, अगर यहाँ 2 आवर्स लगते हैं इन सारे पॉइंट्स पर, तो ये क्या हो जाएगी, आइसोक्रोन लाइन्स हो जाएगी, जो सिर्फ उन्हीं जो एरियाज हैं उनको उस लाइन पे ज्वाइन करते हुए जाएगी, जो इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच द गुड्स टू द पर्सन। अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जो है अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट उसमें है हमारे पास डिमांड। फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि किसी भी एरिया में जितनी साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा उतनी ही वहां पर जो डिमांड है वो अलग होगी। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जितनी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन साइज होगा, जितना ज्यादा होगा वहां पर उनकी जो मोबिलिटी है उतनी ही उनको नीडेड होगी, इसी वजह से जो डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड रूट्स डिपेंड ऑन location of cities, towns, villages, industrial centers and raw materials, pattern of trade between them, nature of the landscape between them and the type of climate that region have and the funds available for overcoming obstacles along the length of the route। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट जो डिपेंड करता है वो वहाँ के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन पे करता है। अगर बहुत ज़्यादा उस एरिया में रेनफॉल है और वहाँ पर जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रूट्स जो है वो डिपेंड करेगा कि उस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो कैसी हैं, या लोकेशन ऑफ टाउन जो है वो बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में तो नहीं है, या इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है उनसे कितनी दूर है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो भी कितनी ज़्यादा है, या पैटर्न ऑफ ट्रेड उस एरिया में कैसा है। एक्टिविटी में हमारे पास है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने कोई भी वर्ड या किसी भी मैसेज को जो है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो विद वर्ड्स, फैक्ट्स एंड आइडियाज। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व
messages and help to make communication dependent on means of transport. अब communication और transport जो है वो indirectly एक दूसरे पे independent, that is why all the forms of transport are also referred as the line of communication. कि अगर आप waterways से जाओ या आप airways से जाओ, roadways से जाओ, आपको जो एक connectivity है, जो communication है वो अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि आप वहां पर जो है easily कर सको, क्योंकि एक एरिया से आप दूसरे एरिया में जा रहे हो तो वो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ही है. वेयर द ट्रांसपोर्ट बात करें प्रिमिटिव टाइम में, वहां पर क्या होता था, अगर किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करनी है और डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं तो उनको या तो ट्रैवल करना पड़ता था या उनको वो लेटर्स लिखते थे. तो लेटर्स अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने में इनको 20 डेज लग रहा है तो 20 डेज तक इसके पास कोई मैसेज नहीं होगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है या इसको क्या कहना है. बट अब क्या हो गया, थ्रू सैटेलाइट्स एंड इंटरनेट जो हमारी सर्विसेज हैं, जो कम्युनिकेशन है हमारी, वो इंडिपेंडेंट हो गई ट्रांसपोर्ट से, कि अब उसे ट्रांसपोर्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसका लेटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा. अब एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली. टेलीकम्युनिकेशन, द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो टेलीकम्युनिकेशन है आज के टाइम में, अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक या स्नैपचैट की बात करें तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज, pictures and telephone calls to vast audience around the world and hence they are termed as mass media. तो mass media जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है जब हम वास्ट ऑडियंस मतलब अनलिमिटेड ऑडियंस के साथ जो है हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं थ्रू रेडियोज एंड टेलीविजन, जहां पर हम पिक्चर्स या न्यूज के थ्रू जो है या टेलीफोन कॉल्स के थ्रू जो है अपना मैसेज कन्वे करते हैं टू द वास्ट ऑडियंस. द इंटरनेट हैज ट्रूली रेवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल. तो एक सिर्फ इंटरनेट के होने की वजह से आप इंडिया में बैठकर पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर या आप इंडिया से दूर किसी भी कंट्री में इंटरनेशनली जो है कम्युनिकेट कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ विदाउट एनी. कनेक्टिविटी है थ्रू इंटरनेट जो है वो बहुत ईजी हो चुकी है थ्रू टेलीकम्युनिकेशन. है सर्विसेज. तो services may occur at many different levels such as geared to industry, some to people and some to both industry and people. Like transport systems, low order services such as grocery shops and laundries are more common and widespread than high order services. तो ये एक बेसिक लेवल सर्विसेज हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पर भी जो है वो इम्प्लाई होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हाई ऑर्डर सर्विसेज ही इतनी ज़्यादा हों, क्योंकि हाई ऑर्डर सर्विसेज जो है वो कॉस्टली होती हैं और शॉप्स, लॉन्ड्रीज या हमारी ग्रोसरी शॉप्स जो होती हैं वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो भी हमारी आती है टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंडर. मोर स्पेशलाइज्ड वन लाइक those of accountants, consultants and physicians. तो ये ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, इस वजह से हाई ऑर्डर सर्विसेज से ज़्यादा जो हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज है हमें वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं. मैनी सर्विसेज करो डेली सर्विसेज की तो आप 24/7 जो है वो इन सारी सर्विसेज को जो है यूज़ कर सकते हो. मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. हमारे पास टूरिज्म, और टूरिज्म आज के टाइम में एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट सोर्स बनती जा रही है. और टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस. तो यहाँ पर बिजनेस डील से ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग वेकेशंस पे जाते हैं, एक ब्रेक लेने के लिए जाते हैं अपने काम से. इट हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज. इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स इज 250 मिलियन. जो 250 मिलियन लोग हैं वो कहीं ना कहीं टूरिज्म से रिलेटेड उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है और उनका जो एंगेजमेंट है वो टूरिज्म में है. एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द टोटल GDP. तो अगर हम टोटल GDP की बात करें तो 40% जो है वो अपना शेयर रखता है हमारा टूरिज्म. बिसाइड्स मेनी लोकल पर्सन्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप्स सर्विंग द टूरिस्ट. तो अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाओ तो आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर स्पेसिफाइड जो हमारी शॉप्स होती हैं जो वहीं से रिलेटेड जो है हमें वो गुड्स जो है प्रोवाइड करती हैं. तो वैसे ही स्पेशल शॉप्स होती हैं किसी भी एरिया में जो सर्व करती हैं उन टूरिस्ट को. टूरिज्म जो है वो टूरिज्म को जो है अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है डिमांड. सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज इंक्रीज्ड रैपिडली. इंप्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम परमिट मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज फॉर लेजर. अब यहाँ क्या होता है, लोग रेस्ट लेने के लिए, अपने एक काम से ब्रेक लेने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं टूरिस्ट की तरह. और यहाँ पर जो है वो डिमांड जो है उनकी यहाँ पर भी फुलफिल हो. जो उनकी एक डिमांड है, अगर वो विंटर सीजन में स्नोफॉल देखने के लिए किसी भी एक हिली एरिया में जाना चाहते हैं तो उनकी डिमांड है, उसके बेसिस पे जो है वो किसी भी एक एरिया को चूज करेंगे. तो किसी भी एक एरिया का टूरिज्म जो है वो लोगों की डिमांड पे जो है वो बहुत डिपेंड करेगा. एंड ट्रांसपोर्ट, द ओपनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट एरिया हैव बीन
एडेड बाय इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो जितनी एरिया की जो है कनेक्टिविटी जो होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, उसी अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को देखते हुए जो टूरिस्ट हैं उस एरिया में अट्रैक्ट होंगे। एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रेवल इज ईजियर बाय कार विद बेटर रोड सिस्टम। तो अगर जितनी ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड जो है उनकी, उतना ही ट्रांसपोर्ट जो है वहां पर इजी हो जाएगा और टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होकर वहां पर जरूर आएंगे। मोर सिग्निफिकेंट इन रीसेंट ईयर्स हैव बीन द एक्सपेंशन इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयरवेज अगर हम देखें तो एयरवेज में जो टाइम जो कंजप्शन है वो बहुत कम है। तो जो लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है ट्रैवल करने के लिए, दे प्रेफर एयर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल अलाउस वन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करते हैं? फर्स्ट हमारे पास क्लाइमेट, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में ही देखा कि जो लोग विंटर्स में रहते हैं या बहुत कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, उनको वार्म सनी वेदर चाहिए होता है। तो वो जो अपनी हॉलीडेज हैं उनको बीच पर जाना में ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू स्टेइंग एट देयर होम इन कोल्डर रीजन। और वैसे ही जो वार्म रीजन्स में रहते हैं वो प्रेफर करेंगे किसी भी एक कोल्ड रीजन में रहना। और नेक्स्ट हमारे पास लैंडस्केप है। Many people like to spend their holidays in an attractive environment, which often means mountains, lakes, spectacular sea coast and landscapes and completely altered by man। तो यहाँ पर क्या होगा? Land and art, the history and art of an area have potential attractiveness. People visit ancient and archaeological sites and enjoy exploring castles, palaces and churches। तो जो हम जिन कुछ भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से हमारे इमोशंस, हमारी हिस्ट्री जुड़ी है, तो वहाँ पर भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना। एंड कल्चरल एंड इकोनॉमी, द टूरिस्ट अट्रैक्ट विद द पेंशन फॉर experiencing ethnic and local customs. Besides, if a region provides for the need of टूरिस्ट फॉर एट अ चीप कॉस्ट, इट इज लाइकली बी टू बिकम मोर पॉपुलर। तो अगर हम कश्मीर में देखें तो कश्मीरी ड्रेस की वजह से भी जो है बहुत लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं और उसका जो एक कल्चर है उसको देखने के लिए कश्मीर जो है वो बहुत अपने कल्चर के लिए फेमस है। सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। तो ओवरसीज जो हमारे जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं इंडिया में, उनके लिए मेडिकल सर्विसेज जो है वो कैसी है? अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएस से विजिटेड इन इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। तो इंडिया जो है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एंड दिस इज small number compared with million of surgeries performed each year in US healthcare system. India has emerged as a leading country of medical tourism in the world. World class hospitals located in metropolitan for patients all over the world. Medical tourism brings abundant benefits for developing countries like India। तो इंडिया एक जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, तो एक मेडिकल टूरिज्म होना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है इसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज जो होती हैं, हेल्थ केयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक कंट्री के लिए। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज जैसे थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया भी जो है वो इंडिया की तरह ही मेडिकल सर्विसेज में जो बहुत आगे है। और व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट लेंड्स इटसेल्फ ऑफ व्हाट कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म। तो कोई भी अगर अपनी मेडिकल या हेल्थ केयर के लिए अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल सर्विसेज के लिए। और इंडिया जो है वो बहुत ही एक इमर्जिंग कंट्री है फॉर मेडिकल सर्विसेज। और इंडिया में हम कार्डियोलॉजी अगर बात करें, हार्ट सर्जरीज या हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और इंडिया की हॉस्पिटैलिटी के लिए तो इंडिया ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। एक्टिविटी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, वो जो होते हैं सारे वर्कर्स, उनको हम क्वीनरी एक्टिविटीज में बोलते हैं कि वो क्वीनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। और जो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो स्किल्ड जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वो आते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स में। एंड क्वीनरी एक्टिविटीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग आइडियाज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जितने भी हमारे आइडियाज हैं, ये जो हमारी डेवलपमेंट में जो हमारी रिक्रिएशन है, या हम जो क्रिएशन पे जो है वो फोकस करते हैं, वो हमारी होती हैं क्वीनरी एक्टिविटी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड जो बेसिकली है वो डेवलपिंग एंड जो अंडर डेवलपमेंट जो हमारी कंट्रीज हैं या जो अभी डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं आई है, इनके बीच में जो हमारा एक कम्युनिकेशन का जो एक गैप है, या जो हमारे पास जो ये आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। और जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ड्यू टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अगर हम कुछ ऐसी कंट्रीज में डेवलप्ड या फिर हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलपिंग भी नहीं है, उनके बीच में जो आईसीटी का हमारा जो वो गैप आएगा, उसको हम बोलेंगे डिजिटल डिवाइड।
नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।